गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चे, ये लॉकडाउन तो लॉन्ग पीरियड तक जा रहा है। अभी आपने गवर्नमेंट की गाइडलाइन सुनी है, ये 15 अगस्त तक जाएगा। तो खोलने का अभी विचार चल रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए अभी जैसे अमेरिका में आपने सुना कि लॉन्ग पीरियड कर दिया गया, 1 साल तक ये कई स्टेट में अमेरिका के कर दिया गया है। इंडिया में अगर कहीं प्रॉब्लम ऐसी बढ़ने लगी तो इसको और लॉन्ग ले जाया जा सकता है। तो एजुकेशन को ध्यान में रखकर अब ऑनलाइन ही एक अभी सहारा है, तो ऑनलाइन भी जाते हैं। अब 12th के लिए तो वीडियो चल रहे थे, 11th को भी स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना हो वो करा सकते हैं। और मेरे उसमें आपको कॉल कर सकते हैं, नंबर है आपके लिए 777 20 26 164। तो आप बच्चों आपको जैसे अब 11th में जो बच्चे जा रहे हैं, 10th पास हो रहे हैं किसी भी बोर्ड से हों, लेकिन कोर्स तो लगभग अभी थोड़ा बहुत हो सकता है शॉर्ट किया जाए, बट मेडिकल लेवल से लेकर उसको लेकर चल रहे हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं 11th के लिए। जो 10th एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, तो 10th को तो किसी तरह से आपको क्रॉस कर ही दिया जाएगा, आपके लिए प्रोग्रेसिव किया जाएगा, आपको प्रोग्रेस दिया जाएगा। एग्ज़ाम हो या ना हो, जिनके हो गए वो बेटर है, नहीं हुए तो भी उनको प्रोग्रेस मिल जाएगी। बट 11th और 12th क्योंकि ज़्यादा अब जो आपका होता है मेडिकल जो होता है वो 12th बेस पर होता है, और ज़्यादातर सिविल एग्ज़ाम भी आपके 12th को बेस किए जाते हैं। मैंने कुछ मिला के 10th की वैल्यू बहुत एक तरह की जीरो मान सकते हैं आप, बट एक है तो एग्ज़ाम बोर्ड का ही। तो इस तरह से अब आपका आता है। तो अब प्रश्न यहाँ पर उठता है, तो 11th के लिए हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं। जब हम सबसे पहले हमारा बायोलॉजी क्या है तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम फर्स्ट चैप्टर में चलेंगे। देखिए बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 टर्म हैं, एक है बायोस टर्म है और एक है लोगोस टर्म। अब देखिए दोनों टर्म का अर्थ समझना है। जो बायोस होता है उसका मतलब होता है लाइफ, और लाइफ को मतलब होता है माने लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ किसके पास होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले लिया गया। अच्छा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो आपको सामने आ गया कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिविंग साइंस, इट डील्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी क्या है? जो एक लिविंग साइंस है। तो बायोलॉजी इज ए लिविंग साइंस। बायोलॉजी इज ए लिविंग साइंस। ये फिजिक्स केमिस्ट्री नॉन लिविंग साइंस है, और बायोलॉजी क्या है? लिविंग साइंस है। और जब लिविंग साइंस है तो क्या करेगी? इट डील्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट डील्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पर हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करनी होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें दोनों लोग आते हैं, ऐसा नहीं, एनिमल्स भी सभी आते हैं और प्लांट भी आते हैं। तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको जो लिविंग है उनकी स्टडी हमारी कहलाती है बायोलॉजी। बायोलॉजी का फादर वैसे अरस्तु को माना जाता है, अरिस्टोटल को ही माना जाता है, लेकिन बायोलॉजी टर्म वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा मेडिकल की है। बायोलॉजी टर्म इज कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड कैलिनेहर। बायोलॉजी term is coined by Lamarck and Trevelyan. Lamarck and Trevelyan.
रेनस। तो बायोलॉजी टर्म किसका दिया हुआ है? लैमार्क एंड ट्रेवी-रेनस का दिया हुआ। और बायोलॉजी में हम किसको पढ़ेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिविंग। अब बायोलॉजी की हमारी 2 ब्रांच हो गई। अब बायोलॉजी में हम लिविंग केवल पढ़ेंगे, तो इस बेस पर हमारी बायोलॉजी की 2 ब्रांच हो जाती हैं। बायोलॉजी की 2 ब्रांच कर दी जाती हैं। अब बायोलॉजी की ब्रांच की जब हम बात करते हैं, इसकी 2 ब्रांच हम पढ़ेंगे। एक होती है जूलॉजी, जिसको जूलॉजी, और दूसरी होती है बॉटनी। अब देखिए जूलॉजी, जू यहाँ पर भी 2 शब्द हैं, जू और लोगोस। यहाँ पर बीओटी यानी बॉटनी वर्ड है। तो यहाँ पर 2 शब्द आपके सामने हैं, एक शब्द है जू और एक है लोगोस। अब आप गए हो शायद, लगभग स्टूडेंट कोई ना कोई जू में गए होंगे। हर क्षेत्र में, हर बड़े शहर में कोई ना कोई जू है, और वहां पर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो वहां पर क्या देखते हैं आप? एनिमल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? एनिमल। तो एनिमल की और लोगोस स्टडी, एनिमल स्टडी वो आपकी हो जाती है जूलॉजी। और यहाँ शब्द है बॉटनी। ये वैसे शब्द तो BOTANE से लिया गया है, लेकिन स्पेलिंग उसमें हम बॉटनी लिखते हैं। तो ये बॉटनी जो ये लैटिन टर्मिनोलॉजी से बना है, इसका अर्थ होता है प्लांट। यहाँ पर क्या स्टडी हो जाएगी? प्लांट स्टडी। तो प्लांट स्टडी जब हम करेंगे, इसके अंदर हर तरफ सब आ जाएंगे। हर तरह कोई भी चीज है वो सब स्टडी आपकी आ जाती है, वो कहलाएगी बॉटनी। तो प्लांट, कोई भी प्लांट हो, चाहे वो छोटा कैसा भी कुछ भी हो, प्लांट स्टडी बॉटनी है और एनिमल स्टडी जूलॉजी है। अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, जूलॉजी को किसने दिया है? फादर कौन है जूलॉजी के? तो फादर ऑफ जूलॉजी तो आर्स्तु है, अरिस्टोटल है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी वह आपके अरिस्टोटल, अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रस्टस। फादर ऑफ बॉटनी आपके आ जाते हैं, बॉटनी आ जाते हैं थियोफ्रस्टस। अब आप देखिए, तो बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट की। और जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की। देखिए 11th-12th स्टैंडर्ड में ये आपका मिलाकर बायोलॉजी पढ़ा जाता है। जब यही आप ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में आते हैं, तो ये दोनों ब्रांचें अलग अलग पढ़ी जाएंगी, जूलॉजी और बॉटनी। फिर जब आप आगे जब जाएंगे तो एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, फिर उसके टॉपिक का स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जब हम उसको MPhil PhD करते हैं, उसको टॉपिक वाइज कर दिया जाता है कि माने फिजियोलॉजी के या इसके। ऐसे डॉक्टर होते हैं, जैसे आप सब डॉक्टर आपके जो MBBS करते हैं, MBBS JS सब है, वो तो बैचलर डिग्री होगी, चाहे MBBS हो, चाहे BMS हो, चाहे BHMS हो, कोई भी हो। उसके बाद आपने देखा होगा स्पेशलाइजेशन डिग्री होती है उनकी। कोई कुछ होता है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, कोई आपका उसके लिए होता है न्यूरोलॉजिस्ट होता है, कोई आपका कार्डियोलॉजिस्ट होता है माने हार्ट का। तो वैसे यहाँ पर होता है, वो एक कमर्शियल है और एक ये सिंपल है, बस ये डिफरेंसेस होते हैं। बाकी जो मास्टर डिग्री होती है, तो चाहे वो आपकी उधर जाकर करे, वो सिर्फ एक फील्ड हो जाती है कि माने उसको आपको क्या करना है, उसमें मेडिसिनल हो जाता है, और ये फिर नॉर्मल सब्जेक्ट हो जाता है। ये डिफरेंसेस चलते हैं, बाकी एक ही बात आता है। तो जूलॉजी और बॉटनी को मिलाकर बायोलॉजी कहते हैं, और 12th स्टैंडर्ड में इसको कंबाइन रखा गया है। तो कुछ चैप्टर आपके जूलॉजी के भी रहते हैं, कुछ चैप्टर आपके बॉटनी के 11th स्टैंडर्ड में भी और 12th स्टैंडर्ड में भी। अच्छा, तो ये आपका था अभी बात। अब हमारा 11th में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, उसको कहा जाता है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का क्योंकि हम यहाँ पढ़ते किसके बारे में, मैंने आपको बताया था लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अब लिविंग वर्ल्ड तो इसमें आ जाती पूरी डायवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डायवर्सिटी।
अभी आपके सामने जो अगर आप सुने बहुत वास्ट डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गन की, लगभग 1.7 अप्रॉक्सीमेट 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म स्पीसीज आर नोन। मतलब इतनी टाइप की 17 से 18 लाख प्रकार की जीव जातियां हमारे सामने जाते हैं जो लिविंग हैं। मतलब उसमें ह्यूमन बींग्स को एक होमोसेपियंस को गिना जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका एक गिना जाएगा आम को। जब हम ऐसे गिनते हैं तो आप देखो, आप ह्यूमन पॉपुलेशन ही 7.5 बिलियन है, 7.5 बिलियन है, और आप कहोगे कि यार सर तो बता रहे हैं 1.7 to 1.8 मिलियन, लेकिन वहां पर एक गिना जाएगा। तो बहुत वास्ट डाइवर्सिटी है। अब इतनी डाइवर्सिटी वास्ट है तो वहां पर लिविंग ऑर्गन के सबसे मेन बात आ जाती है, व्हाट इज द लिविंग एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। तो लिविंग क्या है और लिविंग के फीचर क्या है। तो अब प्रश्न यहां पर है, लिविंग क्या है और लिविंग के फीचर। आपने लोअर क्लासेस में सुना होगा, 9th 9th में या और लोअर क्लासेस में आपको बताया गया होगा लिविंग के बारे में। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हैविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड डन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। माने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसमें आ जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो बात आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की थी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होंगे, तो वो आपके सामने आया, है द मेटाबॉलिक एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म कार्ड लिविंग। क्या होना चाहिए, हैविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये दो मेन फीचर के आधार पर आपको कहा जाता है लिविंग। तो लिविंग में ये दो फीचर होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी। इसके आधार पर ही बनता है लिविंग। लिविंग का मतलब है कि उसमें लाइफ स्पान होगा। सबसे बड़ी बात है लिविंग की है द लाइफ स्पान, मेटाबॉलिक लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब आपके सामने होता है, क्या हो जाएगा, बर्थ टू द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, माने उसके पैदा होने से उसके नेचुरल डेथ के बीच को कहा जाता है लाइफ स्पान। तो जो भी लिविंग है वो पहले पैदा होगा, माने उसका बर्थ होगी, और बर्थ के बाद उसके अंदर की प्रोसेस चलेंगी, सब क्रियाएं चलेंगी, और फिर एक पीरियड ऐसा आएगा, वो वन डे हो सकता है, वो लॉन्ग पीरियड हो सकता है, एक ना एक दिन उसकी डेथ होगी। तो वो सब प्रोसेस को कहा जाता है, ऐसा जिसके पास पाया जाएगा वो हो जाएगा लिविंग। ये तो आपकी लिविंग की बात हो गई। जैसे अपन लोग सब लिविंग है, प्लांट लिविंग है, सब प्रोसेस करते हैं, पैदा हुए हैं, बीज आप बोते हो, प्लांट तैयार होता है, फल होता है, फिर ऐसे फिर एक समय आता है वो अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसे अपने लोगों में होता है, जानवरों में आपने देखा होगा, आपने अपने बाबा या ग्रैंडफादर या उसके पहले के लोगों को सुना होगा है कि पैदा हुए, कोई 10 साल में मर गया, कोई वैसे नेचुरल लाइफ स्पान हम लोगों को जो कहा जाता है वो है 100 ईयर। लेकिन अब आपने सुना कोई 10 साल में मर जाता है, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, मतलब नेचुरल डेथ को माना जाता है। चलिए ये लाइफ। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं मेन कहाँ पर, कई देखिए फीचर हम लिविंग के पढ़ेंगे जहाँ कुछ में डाउट होता है, माने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिसमें नो डाउट होता है। जैसे अब देखिए सबसे अगर हम नो डाउट फीचर में अगर हम जाएं जिसके उसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो वहाँ पहला फीचर हमारा आपका क्या बनता है, तो ये मेटाबॉलिज्म होता है। ये बहुत मेन फीचर में माना जाता है मेटाबॉलिज्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये मेटाबॉलिज्म। Metabolism found in only living organism, but metabolism can show in
नॉन लिविंग सिस्टम। मेटाबॉलिज्म फाउंड इन, अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द टोटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, the combined activities of living organism, the constructive and destructive, is called metabolism। या इसको हम इस तरह कह सकते हैं, the biochemical or biochemical reaction of living organisms called metabolism। all biochemical reactions of living organisms, reactions of living organisms called metabolism। all biochemical माने जितनी भी बायोकेमिकल होंगी उन सब रिकम्बाइंड रिएक्शन को मिलाकर कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। इसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है आपकी एनाबॉलिक और एक होती है कैटाबॉलिक। इसमें दो टाइप की रिएक्शन मानी जाती है, एक होती है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? एना तो इसका माने आप का मतलब है फॉर्मेशन से, तो एनाबॉलिक का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। कंस्ट्रक्टिव, जितनी भी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होंगी वो होती है एनाबॉलिज्म। कंस्ट्रक्टिव माने बिल्डिंग अप रिएक्शन, बिल्डिंग फॉर्मेशन, बिल्डिंग अप रिएक्शन, वो सब आपकी कहलाती है कौन सी रिएक्शन? एनाबॉलिक। अब इसके अंतर्गत आपकी क्या हो सकता है? इसके अंतर्गत फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। सुना होगा आपने प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, 10th में सुना होगा शब्द कि प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक बिकॉज दे फॉर्म ओन फूड बाय द सनलाइट, प्रेजेंस बाय द सनलाइट, CO2 एंड वाटर। CO2 वाटर से वो सनलाइट में अपना भोजन बना लेते हैं। तो बिल्डिंग अप रिएक्शन है, बिल्डिंग अप रिएक्शन है। न्यूट्रिशन भी बिल्डिंग अप रिएक्शन है आपकी, बिल्डिंग अप रिएक्शन है। ग्रोथ भी बिल्डिंग अप रिएक्शन है। ये सब आपका यहाँ पर आ जाता है। तो ये बिल्डिंग अप रिएक्शन जितनी भी होंगी उसको कहा जाएगा एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिक। दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिज्म, कैटा माने वही थ्रो, फेंकना, माने क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। ऑल डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन ये हो जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव को मानने होगा तोड़ने वाली। ब्रेकिंग, वहां पर क्या था? बिल्डिंग अप, बनाने वाली, और ये ब्रेकिंग अप वाली। ब्रेकिंग अप रिएक्शन, तो बॉडी में जितनी केमिकल ब्रेकिंग वाले रिएक्शन होंगी वो सब आपकी कैटाबॉलिक हो जाएंगी, और जितनी बनाने वाली रिएक्शन होंगी, मेकिंग अप होंगी, बिल्डिंग अप होंगी, वो सब आपकी एनाबॉलिक कहलाएंगी। और दोनों को कंबाइन करके कहलाएगा मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म। अब आप यहाँ पर देखिए, तो जैसे यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस बताया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। रेस्पिरेशन और डाइजेशन का नाम आपने सुना होगा, 10th में पढ़ा होगा। तो रेस्पिरेशन में ब्रेकअप होता है, ब्रेक होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है। तो रेस्पिरेशन आपका कैटाबॉलिज्म में आता है। क्या आता है? रेस्पिरेशन एग्जाम्पल है आपका। और डाइजेशन में ब्रेक होता है, आपने सुना होगा, ये भी 10th में पढ़ा होगा सब। जहां ब्रेक हो वहां पर कैटाबॉलिक, और जहां फार्मिंग अप हो, यहाँ बिल्डिंग अप हो, उसमें आता। अब मैं देखिए इसी रिएक्शन, एक रिएक्शन में आपको दिखा देता हूँ। देखिए फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो वहाँ आपने 10th में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था? 6CO2 प्लस 12H2O, और यहाँ पर सनलाइट, क्लोरोफिल रहता था। सनलाइट यहाँ पे 10th में रिएक्शन पढ़ी है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट को लेकर ग्रीन प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल रहता है वो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं क्या? ग्लूकोज, C6H12O6, वो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ये क्या हो गया? बिल्डिंग अप हो गया। प्लस 6O2
प्लस H2O। तो अब ये बिल्डिंग अप है, ये बिल्डिंग अप है माने कौन सी रिएक्शन है? एनाबॉलिक, एनाबॉलिक। अब इसके बाद अगर हम इसी को ब्रेकिंग रिएक्शन में रेस्पिरेशन, इसका इनवर्स आपने पढ़ा होगा, तो C6H12O6 ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विदा ऑक्सीजन की ब्रेक होता है और क्या बनाता है? CO2 एंड वाटर, CO2 वाटर और एनर्जी। आपने सुना होगा 38 ATP एनर्जी बनता है। अब ये आपका क्या है? कैटाबॉलिक। तो अब आप देखिए दोनों रिएक्शन आपके सामने मैं बता रहा हूँ। एनाबॉलिक में क्या हुआ? फॉर्म हुआ, दो स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा बनाए, और इसमें क्या हुआ? ब्रेक हुआ, लार्ज मॉलिक्यूल है ये है और स्मॉल ब्रेकिंग हुआ। तो जहाँ ब्रेकिंग हो वो कैटा हो जाता है और जहाँ फॉर्मिंग हो वो आपका एना होता है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था, इसमें डाउट नहीं है, ये केवल लिविंग ऑर्गन में रिएक्शन पाई जाती है मेटाबॉलिक। जितनी ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं दैट आर फाउंड इन ओनली लिविंग ऑर्गन। बट एक यहाँ पर मेडिकल का बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है अकर में भी इन नॉन लिविंग सिस्टम, माने होंगी लिविंग में लेकिन उनको नॉन लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा, तो मेटाबॉलिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन लिविंग ऑर्गन। मेटाबॉलिक इज कैरेक्टरिस्टिक, कोई डाउट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक occur in only found in only living, but it can show in non-living system. Non-living system, इसको हम नॉन लिविंग सिस्टम में भी देख सकते हैं, लेकिन पाया जाता है लिविंग में। और हम कहा देख सकते हैं इसको? कैन शो इन नॉन लिविंग सिस्टम। जैसे आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में अगर आपने सुना होगा, अब बहुत नॉर्मल कंडीशन हो गई टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? एक अलग माने लिविंग बॉडी के बाहर, सुना होगा आपने, लिविंग बॉडी के बाहर एग और स्पर्म को मिलाकर फ्यूज किया जाता है, उसमें बेबी बनता है। उसको फिर वो जब जाइगोट होता है 8 सेल या 1632 सेल, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, उसको इंटर करा दिया जाता है। और ये आज की प्रोसेस नहीं, लॉन्ग पीरियड एगो से होता था, लेकिन अब हम उसको रूप में जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये नॉन लिविंग सिस्टम है आपका ट्यूब, और इसके अंदर क्या जा रहा है? तो क्या हो गया? नॉन लिविंग सिस्टम। लेकिन जो ये रिएक्शन थी वो किसमें होते हैं? उस लिविंग होता है। जो बेबी होता है वो कैसा है? लिविंग है, क्योंकि स्पर्म और एग से फ्यूजन से बन रहा है, तो वो लिविंग, और वो आपका मेटाबॉलिज्म उसमें होगा, लेकिन देख कहाँ सकते हैं हम उसे? नॉन लिविंग सिस्टम में देख सकते हैं। ये एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देता है। तो ये था आपका मेटाबॉलिज्म। तो इसमें दो रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव और एक होती है डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं था। फिर एक, अब जिसमें डाउट ना हो ऐसी कौन सी बात आती? तो वैसे हम कॉन्शियसनेस की बात कर सकते हैं यहाँ पर। कॉन्शियसनेस, अब देखिए कॉन्शियस कौन होता है? जो लिविंग होगा। क्या होता है? रिएक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्ड ऑन द स्टिम्यूल। जैसे स्टिम्यूल बनता है उसके स्टिम्यूल के आधार पर स्टिम्यूल आएगा, जो भी उद्दीपन होगा स्टिम्यूल, तो उस पर क्या करेंगे? रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? रिस्पॉन्ड करेगा पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव जो भी रिस्पॉन्ड होगा। और वो सिर्फ रिस्पॉन्स कौन दे सकते हैं? किस पर? स्टिम्यूल से। कौन दे सकते हैं? लिविंग। कहीं डाउट नहीं होगा, कोई दूसरा नहीं दे सकता। अब आप ये मान लीजिए चार्ट है या कोई नॉन लिविंग देख लें, वो कहीं भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने देखिए एक प्लांट की बात करें, छुई का नाम सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट का नाम सुना होगा आपने। टच मी नॉट को आप एक पत्ती को छुए तो पत्ती थोड़ी सी रुक जाती है,
आप देखते हैं फ्लावर सुबह से या शाम कैसे क्या ओपनिंग होती है, ग्रोथ होती है, ये सब कॉन्शियस में ही आता है। तो जितना कॉन्शियसनेस है वो ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहीं कोई डाउट नहीं है, कॉन्शियसनेस केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है। तो ये मतलब कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूल, स्टिम्यूल पर रिस्पॉन्स करना, वो हम पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, कैसा भी रिस्पॉन्स हो सकता है। अगर आप मान लीजिए जहां पर अच्छा लगता है वो पॉजिटिव होता है, और जहां पर उसको गड़बड़ समझ में आता है, उसको इंजरी महसूस होती है, वो वहां पर करता है। ये चीज आपका आता है निगेटिव, लेकिन रिस्पॉन्स केवल लिविंग के पास पावर होती है, तो कॉन्शियसनेस हो जाता है। होम्योस्टेसिस की एक बात आ जाती है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर में चलते हैं। होम्योस्टेसिस, यहाँ पर दो शब्द हैं, स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग से, और होम्यो माने उसको स्टेडी स्टेट फॉर्मेशन, हर चीज को स्टेडी बनाना, स्टैंडिंग बनाना, स्टेडी स्टैंडिंग माने फिक्स्ड फॉर्मेशन, फिक्सिंग, क्या इंटरनल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट। अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंट को स्टेडी बनाए रखने को भी कहा जाता है होम्योस्टेसिस। दैट पावर फाउंड इन ओनली लिविंग, ये केवल लिविंग के पास ये पावर होती है कि वो अपने इंटरनल एनवायरमेंट को स्टेडी फॉर्म कर लेते हैं, स्थिर बनाए रखते हैं, स्टेडी। तो स्टेडी करना, स्टैंडिंग अप करना, स्थिर रखना, इसमें पीएच होता है, वाटर होता है, ये सब होता है, ये सब होम्योस्टेसिस। ये पावर ओनली है द लिविंग, नॉन लिविंग में कुछ भी नहीं होगा। ये होम्योस्टेसिस को वाल्टर कैनन ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था क्या आपका होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है स्टेडी फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट। तो बॉडी के इंटरनल जिसमें पीएच आएगा, ये सब का कंट्रोल करेगा, वाटर बैलेंस, पीएच बैलेंस, ग्लूकोज है, जो सबको बैलेंस करने का काम है वो होम्योस्टेसिस। फिर आपका वही लाइफ स्पान, अभी आपको बता चुका हूँ, ऊपर बताया था, ये तो बहुत बड़ा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कहाँ से कहाँ तक, पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पान। अब जैसे एनिमल में, कई एनिमल का वन डे होता है, मे फ्लाई का, सिकाडा फ्लाई का एक दिन होता है, कई का 4 दिन, किसी का 20 दिन, किसी का 200 साल। अब आपने सुना होगा टोटोइस का 200 से 300 साल, बनियान ट्री, पीपल ट्री का 400, 500 और 1000 साल होता है, पैरट का 140 साल होता है, हाथी का करीब 90 ईयर होता है, काऊ वगैरह का करीब 25 ईयर होता है, अलग अलग डॉग का 15 ईयर होता है। तो अलग अलग लाइफ स्पान ऐसे प्लांट में भी है। अब आप जैसे व्हीट, राइस, मैज सब एनुअल प्लांट होते हैं, इनकी लाइफ वही 4-5 मंथ होती है। वहीं पर आप ग्रास है, तो अब बम्बूसा ग्रास लॉन्ग लाइफ में आ जाता है, तो वो देखिए एनुअल प्लांट उसी में आता है, ग्रासेस फैमिली का ही है, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ में आ जाता है बम्बूसा, बांस। तो ये ऐसे रहते हैं। आप आम, बरगद, जैसे आपने सुना होगा, एक इंडिया में जो इंडिया का सबसे बड़ा गार्डन है कलकत्ता में, उसमें एक बरगद का पेड़ है जो बहुत पुराना हो चुका है, करीब 400 साल पुराना हो चुका है। तो इस तरह से ये लाइफ स्पान होता है, कुछ भी हो सकता है, माने आवर्स टू क्या मैनी ईयर्स, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग के लिए अलग अलग है। 1 घंटे या कुछ घंटों से लेकर मिनट से लेकर लॉन्ग पीरियड का हो सकता है लाइफ स्पान। अब डेथ को भी यहाँ पर रखते हैं, जो भी लिविंग है उसकी एक नेगेटिव डेथ होगी, लिविंग की डेथ होती है, नॉन लिविंग का ना तो वो है ना कुछ, डेथ भी एक फैक्टर है मान लेंगे।
मतलब क्या जाता है, ये मेटाबॉलिज्म उसका स्टॉप हो जाता है तो वो कहलाता है कैंसर। माने अब यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी लॉस हो गया तो डेथ हो जाती है। तो एनर्जी को जो स्टोरिंग है एनर्जी की वो सब इन्हीं में पाया जाता है। ये सब नेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हम मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डेथ भी एक फीचर है, जो भी लिविंग है उसका एक ना एक दिन डेथ हो गई। आपको मालूम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइज आउट इन अ डे, दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट लेकिन डेथ क्लियर होना पक्का है। तो कुछ भी दिन हो सकता है ये है। अब बात आती है जिसमें थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, बट लेकिन वो भी एक लिविंग फीचर में आते हैं। जैसे अब सबसे बहुत बड़ा फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वैसे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल द लिविंग ऑर्गन बॉडी मेड ऑफ सेल। तो लिविंग ऑर्गन की बॉडी किससे बनेगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी मेड ऑफ या फॉर्म्ड बाय सेल, मेड ऑफ सेल या फॉर्म्ड बाय सेल, माने सेल से ही बनती है। अगर लिविंग है तो उसकी बॉडी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर कैसे, अब लिविंग में मान लेते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिव मानते हैं। जैसे अब वायरस, अब वायरस क्या है? नॉन सेलुलर है, बट लिविंग में उसकी स्टडी कर लेते हैं, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। तो यहाँ पर जो हो जाता है वो डाउट हो जाता है। बट वैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो माने होता है फर्स्ट प्रिमिटिव कैरियर न्यूक्लियस, द ऑर्गन देयर सेल्स आर प्रोकैरियोटिक, वहां कहलाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल का जो बनी होगी तो बॉडी मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बॉडी मेड ऑफ बाय प्रोकैरियोटिक सेल। दो टाइप की सेल होती हैं। यहाँ पर कैरियन माने होता है न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक। तो दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सुना होता है आपने, हाँ 9th में सुना होगा इसको। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिसका न्यूक्लियस इंसिपिएंट हो, माने इसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे आपने सुना होगा बैक्टीरिया सेल, शायद डायग्राम वगैरह बनाया हो या किसी के माइंड में हो, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुना होगा, ये माइकोप्लाज्मा का नाम सुना होगा, जोकर बोला जाता है। तो ये सब जो आपके हैं ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक, तो बॉडी मेड ऑफ यूकैरियोटिक सेल, बॉडी किसकी बनेगी? मेड ऑफ यूकैरियोटिक सेल, माने जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है वो यूकैरियोटिक। यहाँ न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड रहेगा, न्यूक्लियस डेवलप्ड माने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, और इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस इंसिपिएंट होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस इंसिपिएंट। मतलब क्या, यहाँ पर न्यूक्लियोइड रहेगा, नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियोइड फॉर्म में रहता है, न्यूक्लियाइड फॉर्म में रहता है, उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। वहाँ न्यूक्लियस नहीं होगा। और यहाँ पर वेल डेवलप्ड, इसमें भी हम दो टाइप का हो जाता है, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन माने सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखिए, यूनिसेलुलर का मतलब हुआ सिंगल सेल, पूरी बॉडी एक सेल की बनेगी। सिंगल सेल, सिंगल सेल का मतलब पूरी बॉडी एक ही सेल की बनती है, उसको सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोन। कोई भी प्रोटोजोन को अगर आप देखेंगे
तो उसकी बॉडी सिंगल सेल होती है। और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो स्पंज से लेकर सब, तो यहाँ पर स्पंज से लेकर सब आ जाएंगे, स्पंज, ह्यूमन, प्लांट, ये सब आपके, तो यहाँ पर आपका लगता है तो ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक वैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हाँ, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बायोलॉजी में पढ़े जाते हैं वो वायरस, जो कोरोना अभी बीमारी सुन है जिसके कारण हम लोगों को ऑनलाइन परिवेश होना पड़ रहा है, ये आपका एक वायरस इन्फेक्टेड डिसीज है, एक वायरस से हो रहा है। वायरस से कई डिसीज आपने सुने होंगे, फ्लू भी वायरस से होता है, एक्स भी वायरस से होता है, उसी तरह की ये कोरोना है, ये फ्लू का एक डेंजरस मॉडिफिकेशन है, फ्लू से ही फैल रहा है, फ्लू का ही मेथड है। तो अब आप देखिए, आपको मैंने बताया कि इसमें वैसे तो डाउट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लिविंग उसका सेल से होगा, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल, चाहे यूकैरियोटिक, चाहे प्रोकैरियोटिक हो। फिर इसके बाद जैसे अब हम मान लेते हैं जैसे ग्रोथ की बात करें, अब ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ में थोड़ा सा डाउट हो जाता है। क्यों डाउट हो जाता है? जैसे तो हम कहते हैं कि ग्रोथ इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन कैसे डाउट हो जाता है? अब मान लीजिए कोई आपका टीला है, मिट्टी का ढेला है, टीला है, और उस पर धूल जाए, डिपोट होती चली जाए, डिपोट होती, तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊंचा हो जाएगा। अब ग्रोथ तो होगी, बट इट इज एक्सटर्नल डिपोजिशन। लेकिन जो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो इंटरनल होती है, सेलुलर होती है। तो ग्रोथ भी एक है, बट इसमें डाउट माना जाता है, डाउट माना जाता है, इसलिए इसको माने 100% कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानते, बट इज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक आपकी ग्रोथ हो जाती है, इसमें को एक ग्रोथ होती है इंटरसेप्शन की, और एक ग्रोथ होती है एपोपोजिशन या एक्रिएशन। इसमें अंदर से सेल सेल करके वैसे बढ़ेगा, और इसमें लेयर बाय लेयर डिपोर्ट होगा आउटसाइड से। तो ये आपका रहता है, तो ये ग्रोथ है, एक क्रिएशन ग्रोथ भी होती है। तो ये ग्रोथ होती है, लेकिन ग्रोथ इज द फीचर इंटरनल सेलुलर ग्रोथ फाउंड इन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब देखिए ग्रोथ और डी ग्रोथ भी होती है। अब ये डी ग्रोथ क्या हो जाती है? देखिए जब एनाबॉलिक रिएक्शन ग्रेटर देन कैटाबॉलिक तो ग्रोथ है, और डी ग्रोथ क्या हो जाएगी? जब एनाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्सीडेड देन एनाबॉलिक, माने कैटाबॉलिक बढ़ जाता है, एनाबॉलिक घट जाता है, तो वहां पर डी ग्रोथ होने लगती है। ये एक आपका आ जाता है ग्रोथ भी। रिप्रोडक्शन में भी डाउट है, फीचर है बट लेकिन डाउट फीचर है, मैंने 100% इनको हम मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर आपके जैसे मेडिकल में होगा तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर या आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें ग्रोथ भी दिया है, रिप्रोडक्शन भी दिया है, और मूवमेंट भी दिया है, और वहां पर मेटाबॉलिज्म है। अब फीचर तो चारों हैं लिविंग के, लेकिन वहां पर आपको किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म। बस ये चीज है, क्योंकि इन तीनों में डाउट रहता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? प्रोडक्शन, प्रोड्यूस द ओन ऑर्गेनिज्म, अपने सामान्य अपना नया जीव को बनाना। अब टूट या नया जीव बन जाता है, ये आपका जैसे कोई मान लो चाक में दो पार्ट में तोड़ दो, दो टुकड़े हो गए, अगर रिप्रोडक्शन हो गया, बट ये वैसे रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन पावर रहती है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन भी एक है, लेकिन इसको हम मतलब 100% कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानते हैं। ये चीज आपको माइंड में बस होना चाहिए। बाकी रिप्रोडक्शन इज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल का एक फॉर्म और है वेजिटेटिव, तो वो आपका रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म या यंग वन, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करते हैं, और ये भी एक फीचर है, बट ये दोनों फीचर आपके 100% एक्सेप्टेबल नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक अगर ऑप्शन मेडिकल के हिसाब से देखे जाए तो वहाँ पर आपसे ले जाना है, किसको जाना है? मेटाबॉलिज्म को पहला नंबर, दूसरा नंबर कॉन्शियसनेस पे आएंगे,
फिर आपको उनमें से देखना है कॉन्शियसनेस है। हाँ, अडाप्टेशन को ले लेंगे आप। अडाप्टेशन ये कैरेक्टरिस्टिक है, लाइफ स्पान है, अडाप्टेशन है। अडाप्टेशन का मतलब क्या होता है, माने बॉडी को या आपने उसको अडॉप्ट ऑन द बेस ऑफ एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट चेंजिंग है, एनवायरमेंट उसके आधार में शरीर को ढालना, उसको अडॉप्ट करना, अडॉप्टेशन होता है। एक होता है माने शॉर्ट टर्म अडॉप्टेशन, लॉन्ग टर्म, लंबा कई अडॉप्टेशन हो जाते हैं। जैसे अब आपने अडॉप्टेशन के बारे में, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल आपने सुना होगा डायनासोर के बारे में। अब डायनासोर शायद आपने जुरासिक पार्क पिक्चर देखी हो या ना देखी हो, लेकिन अगर आपने डायनासोर के बारे में सुना होगा तो आज से 15 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर इज द हाईएस्ट सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ, ऑन द अर्थ। अर्थ पर सबसे भारी भरकम और सबसे सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म था। लेकिन क्या हुआ, दे कैन नॉट अडॉप्ट द चेंजिंग ऑफ एनवायरमेंट। उस समय जब अचानक चेंजिंग आई एनवायरमेंट में और वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाया और खत्म हो गया। इसी तरह एक आर्कोप्टेरिक्स बर्ड था, वह फिनिश हो गया, तमाम प्लांट और ऑर्गन खत्म हो गए, तो वो सब फॉसिल्स बन गए, वो अडॉप्टेशन। तो ये बात की ध्यान रखना, अडॉप्टेशन भी एक अडॉप्टेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मतलब अडॉप्टेशन पावर फाउंड इन ओनली लिविंग ऑर्गन, केवल लिविंग ऑर्गन के पास ही होती है। और इसमें देखिए, अब जैसे अब बर्ड की बात हो तो बर्ड की सर की चोंच भी क्या एक तरह की दिखती है आपको, जैसे पैरेट की बीक देखा, क्रो की देखिए, ये सिंपल स्पैरो की देखिए और क्रैन की देखिए, या तो सबकी बीक किसी की लंबी किसी कुछ, किसके आधार पर अडॉप्ट किया इन्होंने, किसके आधार पर, फीड के आधार पर। तो जो पानी के आसपास रहते हैं ऑर्गेनिज्म, बगुले वगैरह का नाम सुना होगा है, वहां पर देखिए उसकी तो बीक लंबी लंबी रहती, टिक किया तुरंत मछली को कैचअप कर लेता है। तो अलग अलग है। अब इसी का एग्जाम्पल है कि जैसे फ्रॉग हाइबरनेशन शो करता है, वो भी अडॉप्टेशन है शॉर्ट टाइम का। क्या होता है, भयंकर जाड़ा होता है, उसका कोल्ड होता है ब्लड। अब क्या होता है, जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, हम लोग होम्योथर्मल है, और वो होते हैं क्वाइक्लोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड। अब उनमें क्या होता है, जाड़े में अगर वो मेढक बाहर रहेगा तो वो डाइज हो जाएगा, तो क्या होता है, मिट्टी के नीचे चला जाता है, वहां पर टेम्परेचर ऑलवेज प्रेस हो जाता है। तो ये चीज है। आपने पोलर बियर्स के बारे में सुना होगा, मछलियों के बारे में सुना होगा, समर स्लीप करती है। तो ये सब आपका अडॉप्टेशन के अंतर्गत आता है। तो अडॉप्टेशन, लाइफ स्पॉन, कॉन्शियसनेस, ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आते हैं। थोड़ा सा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मूवमेंट में 100% नहीं होता है, बट लेकिन ये भी फीचर हैं। तो मूवमेंट भी 100% फीचर में नहीं आता है, बट लोकोमोशन फाउंड इन मूवमेंट फाउंड इन ओनली लिविंग ऑर्गन। बट आप देखिए कह देते हैं, जैसे अब फैन चलता है तो फैन तो मूव कर रहा है, राउंड कर रहा है, तो यहाँ कह देते हैं कि ना लिविंग में है मूवमेंट, बट लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या, उसमें एनर्जी कहाँ से दी जा रही है, बाहर से दी जा रही है। और हम जो मूवमेंट करते हैं, लिविंग जो मूवमेंट करता है, ओन एनर्जी के फ्लो करता है, एनर्जी गेन करता है, सेलुलर एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को कंज्यूम करके वो अपना मूवमेंट करते हैं। चाहे वो डिस्प्लेसमेंट करें या ना करें, डिस्प्लेसमेंट करता है तो उसको लोकोमोशन कह देते हैं, लोकोमोशन का आता है। तो ये चीज आपको मैंने कई फीचर्स बताए, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म के थे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर डाइवर्सिटी से और इसके क्लासिफिकेशन को, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। 11th के लिए अब आपका शुरू करते हैं, और आपको बराबर ध्यान देना है। आपको डेली का एक 45 मिनट 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच का डेली लेक्चर मिलेगा। उसके आपको मेडिकल लेवल के क्वेश्चन आप देखिए और बनाइए, और एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है कहीं से अवेलेबल तो उसको ले सकते हैं। तो ये आपके पास है, केवल अभी आपको एनसीईआरटी को बेस करना है, और उसी से ही आपका पूरा मेडिकल, अगर आप 2 साल मेरे साथ बराबर कंटिन्यूटी में जुड़े रहेंगे तो 100% बायोलॉजी में आपके जो 360 का स्कोर होता है उसमें आप माने
3/300 आप तो मिनिमम है, और ऊपर आप जितना भी गेन कर सकते हैं ये आप पर है। लेकिन डेली 1 बार 2 बार आपको लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा, उसका नोट्स कॉपी में बनाना पड़ेगा। इतना अगर आप काम करेंगे आपको रेडी हो जाएगा, बहुत इजीली रेडी होता चला जाएगा। तो अब नंबर तो मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, फिर से एक बार नोट कर लीजिए, 777 20 26 164। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए कल का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।